हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। मैं आपका निखिल सर साइंस का एक और लेक्चर लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने देखा था किसके बारे में, तो पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ लिया था ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में। उसमें कुछ बात हुआ था डेड सेल या सेल के बारे में, है ना। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर, जैसा आपने थंबनेल भी देखा होगा, हम सेल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अगर हम बात कर लें सेल का, तो सेल क्या होता है, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सेल एंड दियर पार्ट्स। सेल एंड दियर पार्ट्स, इट मीन्स कि हमें पढ़ना है कोशिका। किसके बारे में पढ़ना है, कोशिका और उसके भाग। कोशिका और उसके भाग, है ना। तो अगर सर हम लोग बात कर लिया जाए कि सेल का डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पर बन जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट हुक साहब ने किया था, है ना। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पूरा किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कोशिका के ही बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हो गई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें सेल एंड दियर पार्ट्स के बारे में, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि कोशिका कितने होते हैं, उनका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ये किस में पाया जाता है। देखिए, हमने किसके बारे में पढ़ना होता है, वनस्पति और जीव और जंतुओं के बारे में, यानी इन्हीं दो चीज़ के बारे में पढ़ना होता है। जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना होता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ना होता है ना। प्लांट्स को हिंदी में बोलते हैं पादप या पौधे, और एनिमल्स को हिंदी में बोलते हैं जंतु, है ना। तो हमें इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। तो सेल्स में हम एक एक पार्ट करके देखते जाएंगे, एक एक चीज़ों को आराम से देखेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि यह पाया किस में जाता है, ठीक। चलिए, आप भी आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो पहला जो पार्ट हमें पढ़ना है, यानी कि पहला ही हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, सेल वॉल। और इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये बताइए सेल वॉल होता क्या है ना। सेल वॉल होता क्या है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसके अंदर कुछ पार्ट्स लिखना है। जैसे सेल वॉल की अगर बात की जाए तो यह किस में पाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह केवल पादपों में पाया जाता है। इट मीन्स इट फाउंड ओनली इन प्लांट्स, ठीक। यह केवल पादपों में पाया जाता है। मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाते रहें, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। तो सेल वॉल किस में पाया जाता है, केवल पादपों में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद होता है कि यह किस चीज़ का बना हुआ होता है, यह किस चीज़ का बना होता है, तो यह लिख लीजिएगा चीज़ों को, सेलुलोज का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक। यह किसका बना हुआ होता है, सेलुलोज का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट फाउंड ओनली इन प्लांट्स। इसका क्या बनेगा, क्या बना होता है, सेलुलोज का बना हुआ होता है। तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है, तीसरा पॉइंट आ जाता है कि ये बताइए कि सेल वॉल हम कहते किसे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मैं आपको अगर बता दूं किसमें पाया जाता है, क्योंकि पादपों में पाया जाता है, तो जो आप प्लांट्स देखते हो, पौधे देखते हो, उसका जो ब्राउनी लेयर होता है, यानी कि जो ब्राउन कलर का लेयर होता है ना, वही आपका क्या होता है, वही आपका सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति होता है, ठीक। यानी जो पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसका जो ब्राउन लेयर होता है, उससे वही क्या होता है, आपका सेल वॉल होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। किस में पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है। फिर एक लास्ट चीज़ को इसके बारे में आपको जानना है क्या, कि इसका फंक्शन यानी कि कार्य क्या है। तो सेल वॉल का कार्य क्या है, फंक्शन यानी कि कार्य। तो कार्य क्या है, तो इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल। इट डिटरमाइन शेप ऑफ द सेल, यानी क्या करता है, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है, या यह कोशिका को आकार देता है, ठीक। इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, इट मीन्स ये क्या करता है, कोशिका को आकार देता है। तो सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का और हमने क्या पढ़ा, यह केवल पादपों में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंक्शन यानी कार्य क्या होता है, यह कोशिका को आकार देता है, यानी डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, ठीक। तो ये तो बात हो गई सर सेल वॉल के बारे में, है ना। अब दूसरा जो पार्ट है ये हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। दूसरा क्या है, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है सर, तो आप लोग को इसका पता होगा हिंदी, इसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली की बात कर ली जाए तो यह किस में पाया जाता है ना। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह किस में पाया जाता है, तो लिख लेते हैं इसको भैया, कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है, ठीक।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें तो यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। यह केवल किस में पाया जाता है, सॉरी माफ करें, यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक, यह जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक, तो यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। फिर क्या हो जाएगा भैया, यह किस चीज़ का बना होता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं यह पाया कहाँ पड़ जाता है। तो अगर हम बात करें अपने स्किन का, हमारा जो स्किन होता है यही हमारा सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। किससे बना होता है, सेल मेम्ब्रेन से बना होता है ना। तो यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण होता है। यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल। तो अगर हम बात करें कि ये जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, जंतुओं में क्या होगा कि हमारा जो स्किन है, एनिमल्स के जो स्किन होते हैं वह किसका बना होता है, सेल मेम्ब्रेन का ही बना होता है। बट अब क्वेश्चन आता है कि सर ये बताइए जो पौधे होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन कहाँ होता है। तो जो लेयर मैंने आपको बताया कि प्लांट्स का ब्राउन कलर का होता है, उसे जब छीलोगे ना तो उसमें देखेंगे आप क्रीम कलर का एक लेयर दिखता है। ठीक, और वही जो क्रीम कलर का लेयर है आपका, वही आपका सेल मेम्ब्रेन है, यानी वही आपका क्या है, कोशिका झिल्ली है। पेड़ की छाल जो होती है, या फिर अगर हम बात कर लें जो ब्राउनी लेयर होता है, किसका बना होता है, सेल वॉल का। और जब उस छाल को हम क्या करते हैं, छीलते हैं, तो उसका जो हमें क्रीम लेयर दिखता है वो क्या होता है, वही सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये बना किस चीज़ का होगा, तो इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फैट, यानी यह प्रोटीन और फैट यानी वसा का बना होता है। प्रोटीन और फैट का बना होता है। क्लियर ये बात, यानी कि सेल वॉल पादपों में पाया जाता है, सेलुलोज का बना होता है, यह कोशिका को आकार देता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यह जंतु एवं पादप दोनों में पाया जाता है। यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया हमारा स्किन। और पादपों में क्या होता है कि जो आपका ब्राउन लेयर होता है उसे जब छीला जाता है तो जो आपका उसका क्रीम लेयर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, सेल मेम्ब्रेन, और यह प्रोटीन और फैट का बना होता है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हमने देखा, बहुत सारे सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए हम तीसरे सेल को देख लेते हैं जो कि आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया, आइए अब हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं सर माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, और आजकल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें तो इसके बारे में पता है, बट अब आपको भी पता चलने वाला है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। एक क्वेश्चन बड़ा कॉमन रहता है आप लोगों के बीच में कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसे हम क्या कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोशिका का, इसे कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर। इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसे कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बट ये जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा बार पूछ चुका है कि अभी क्वेश्चन नहीं पूछता। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, यानी ये करता क्या है, पहले ये जानिए फिर बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछता है। तो ये क्या करता है, स्टोर, ये क्या करता है, स्टोर एंड रिलीज। देखिए यहाँ पर मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में सारी चीज़ें लेकर के चलूँगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। स्टोर एंड रिलीज एनर्जी, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब होता है ATP के रूप में। अभी मैं आपको बताता हूँ ATP क्या होता है। ATP के रूप में, ATP के रूप में ऊर्जा को, ATP के रूप में क्या करता है, ऊर्जा को इकट्ठा करना और उसका संचार करना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या काम है इसका, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी ATP के रूप में ऊर्जा को इकट्ठा करता है और उसका क्या करता है, संचार करता है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो वो क्या कर रहा है कि रिलीज कर रहा है एनर्जी को, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि ये बताइए ऊर्जा को इकट्ठा करके संचार कौन करता है। आ रही बात समझ, फिर बोलते हैं ऊर्जा का संचार कहाँ से होता है ना, तो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किससे मिलके, ATP से मिलके। अब ATP क्या होता है तो थोड़ा सा समझ लें। ATP जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है
एडिनोसिन, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का काम क्या होता है कि यही हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो हमारी एनर्जी बनती है उसका निर्माण कौन करता है, एटीपी ही से ही मिल करके करता है ना। यानी कि जो एटीपी होता है इसके बिना हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता, है ना। तो क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को इकट्ठा करना और उसका संचार, तो स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म भी आप जानते हैं। अब चूंकि क्या करता है, एटीपी के साथ मिलकर के ऊर्जा को इकट्ठा करता है, उसका संचार करता है, इसीलिए इसे एटीपी मिल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए एटीपी मिल के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका जो एटीपी मिल होता है वो क्या होता है भैया, माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है एटीपी मिल। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसे एसडीओ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एसडीओ के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म, सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म, यानी क्या करता है, खुद के जैसा नए कोशिका का निर्माण। यानी एसडीओ का मतलब क्या होता है, सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है खुद के जैसे नए कोशिका का निर्माण करना। अब जैसे मान लीजिए कोई लड़का है वह 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, कोई लड़का है वह 2 किलोमीटर दौड़ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद तुरंत मर जाएगा, है ना। क्या होगा, वो दौड़ के 2 किलोमीटर तक गया, थक गया, बैठा आराम किया, थोड़ा सा पानी पिया, फिर 1 किलोमीटर तक भाग करके गया। तो किसकी वजह से हो पा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से हो जा रहा है। क्यों, क्योंकि जब वो बंदा थक करके बैठा, पानी पिया, तो उसके अंदर क्या हो गया कि नया ऊर्जा आ गया, और उसके अंदर क्या नया ऊर्जा आ गया। और मैंने आपको बताया कि क्या करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को इकट्ठा करके उसका संचार करना, तो ऊर्जा आ गया। और फिर क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसे ही नए सेल्स का लगातार निर्माण किया, है ना। यानी कि जो सेल्स आपके खराब हो गए थे, थक गए थे, उन्हें क्या किया, उनको फिर से रिपेयर करके नए सेल का निर्माण कर दिया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एसडीओ कहा जाता है, सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब होता है अपने तरीके ही कोशिकाओं का निर्माण करना, है ना। तो 4 पॉइंट्स है कि पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा को इकट्ठा करके संचार करता है, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है, तो यही है जो हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का संचार करता है। यानी कि अगर एटीपी ना हो तो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार नहीं हो सकता, इसीलिए इसे एटीपी मिल भी कहा जाता है। जैसे हमारे चीनी का मिल होता है ना, तो क्या होता है, वहाँ चीनी बनता है, तो उसे बोलते हैं एटीपी मिल। फिर एसडीओ कहते हैं, तो एसडीओ के नाम जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्यों, क्योंकि सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म ही इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है, आप ये बताएं, जब ये खुद के जैसे नए सेल का, नए कोशिका का निर्माण कर रहा है, तो क्या इसके पास केंद्रक होगा। तो जी हाँ, क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए किस कोशिका के पास खुद का केंद्रक होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, खुद के जैसे नए सेल का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको कि हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है, इट हैज़ देयर ओन न्यूक्लियस। इसका मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास या फिर इनके पास खुद का केंद्रक होता है, इनके पास क्या होता है, खुद का केंद्रक होता है। तो इट हैज़ देयर ओन न्यूक्लियस, इनके पास खुद का न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। और जो इसका लास्ट पॉइंट बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान समझिएगा। और इसका जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि इनके पास क्या है, खुद का केंद्रक है, और ये क्या कर रहे हैं, खुद के जैसे नए कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, और पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जा रहा है। और क्या कहते हैं, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी एटीपी के रूप में क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का संचार करके उसका इकट्ठा कर रहे हैं, और इसे एटीपी मिल के नाम से जाना जाता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एसडीओ के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि अपने जैसे नए कोशिका का निर्माण करते हैं, और खुद के जैसे नए कोशिका का निर्माण फिर से कर पाने, इसलिए इनके पास क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। सारी बात समझ में है। और एक लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ डीएनए, इनके पास क्या है सर, डीएनए है। और डीएनए को हिंदी में कहते हैं आनुवांशिक तत्व। क्या बोलते हैं, आनुवांशिक तत्व। तो माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके पास क्या होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म पिछले क्लास में मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इतनी सारी चीज़ें थी कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या करता है, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसे एटीपी मिल के नाम से भी जाना जाता है। एसडीओ यानी सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, क्यों, क्योंकि खुद के जैसे नए कोशिका का निर्माण करता है। और खुद के जैसे नए कोशिका का निर्माण क्यों कर पा रहे, क्योंकि इसके पास क्या है, खुद का न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। और लास्ट पॉइंट है, इट हैज़ डीएनए यानी कि आनुवांशिक तत्व।
तो होप कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी तरीके से सेल के बाकी भी पार्ट्स हैं, तो चलिए हम फटाफट करके उनको भी देख लेते हैं। अगर इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें या फिर सेल पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे और उस चीज़ को ख़त्म करेंगे, है ना। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, निश्चिंत रहिए, सारी चीज़ें एक बार करके सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी आपको, है ना। तो ये तो था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको 4th, 5th और 6th सेल के बारे में बता देते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट है यानी कि 4th सेल है उसे क्या बोलते हैं। तो ये है आपका गोल्जी बॉडी। ये क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी को हिंदी में कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी बॉडी को क्या कहते हैं? गोल्जी काय कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि ये बताइए जो गोल्जी काय है इसके खोजकर्ता कौन है, यानी कि गोल्जी बॉडी को खोजा किसने था। तो इसके जो डिस्कवरर थे, डिस्कवरर यानी कि खोजकर्ता थे, ठीक, ये कौन थे? तो ये थे सी गोल्जी। ये कौन थे? ये थे सी गोल्जी। और सी गोल्जी का पूरा नाम था कैमिलियो। पूरा नाम क्या था? कैमिलियो गोल्जी था, है ना। और इन्होंने क्या किया था? एक खोज कर दिया था जिसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का है। इसलिए इन्हें क्या मिला था? इसलिए इन्हें मिला था प्राइज। इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब ये क्वेश्चन है कब मिला था? तो इनको ये नोबेल प्राइज मिला था 1906 यानी कि 1906 में, ठीक। तो हमारी जो गोल्जी बॉडी है इसके डिस्कवर कौन थे? सी गोल्जी, इनका नाम है कैमिलियो गोल्जी। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इसकी खोज के लिए 1906 में, ठीक। अब एक चीज़ आपको और जानना है कि इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है गोल्जी बॉडी का या साधारण नाम, इसे क्या बोलते हैं? साधारण नाम। तो वो क्या है आपका? तो अगर हम बात करें कॉमन नेम का तो ये था सर इनका हाँ, तो इसका नाम था सेक्रेटरी वेसिकल्स। सेक्रेटरी वेसिकल्स यानी इसी को हिंदी में कहते हैं रिसाव नलिका। क्या कहते हैं? रिसाव नलिका। तो रिसाव नलिका के नाम से या सेक्रेटरी वेसिकल्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना था गोल्जी बॉडी को। अब एक चीज़ आपको और जानना है कि इट हैज़ 2 पार्ट्स। इट हैज़ 2 पार्ट्स। इसके कितने पार्ट्स हैं सर? इसके 2 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। अगर हम पहले पार्ट की बात करें तो इसका नाम है आपका गोल्जी। इसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में भी कहते हैं गोल्जी अपैरेटस, ठीक। यह किस में पाया जाता है? ये गोल्जी अपैरेटस किस में पाया जाता है? तो गोल्जी अपैरेटस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी कि यह किस में पाया जाता है? अब मैं इसको आगे लिखूंगा ए एंड पी का मतलब समझ जाएंगे एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये किस में पाया जाता है? इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स, यानी किस में पाया जाता है? तो दोनों एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है, ठीक। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसका नाम क्या है? तो जो दूसरा पार्ट है उसका नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है गोल्जी जटिल। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है नहीं, गोल्जी जटिल जो होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये किस में पाया जाता है? तो यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल, यानी कि यह केवल पादप कोशिकाओं में या पादप में पाया जाता है ना। तो पादप कोशिका किस टाइप के, यानी कि हम बात करें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का यानी गोल्जी जटिल का, तो पादप कोशिका किस चीज़ का? तो मैं आपको बता दूं, इसे बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स, यानी कि किस प्रकार के पौधों में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं द्विबीजीय पौधों में। किन पौधों में? द्विबीजीय पौधों में, ठीक। अब यहाँ से आप समझें, डाइकोटिलेडन्स, यहाँ से अलग अलग करते हैं। डाई का मतलब होता है 2, कोटी का मतलब होता है कवरिंग्स। कोटी का मतलब क्या होता है? कवरिंग्स। और लेडन्स का मतलब क्या होता है? तो लेडन्स का मतलब होता है सीड। क्या होता है? सीड, यानी कि वह बीज जिसमें क्या होते हैं? 2 कवरिंग्स होते हैं, यानी कि 2 आवरण होते हैं। जैसे अगर इसका एग्जांपल लिया जाए तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने खाया होगा चना, मटर, राजमा, तो ये क्या होते हैं? यही आपके डाइकोटिलेडन्स होते हैं। इसका मतलब द्विबीजीय होते हैं। तो कैसे पौधे होते हैं? ये द्विबीजीय पौधे होते हैं। तो ये प्लांट्स में पाया जाता है। और किस टाइप के पौधों में पाया जाता है? द्विबीजीय पौधों में पाया जाता है, जैसे चना,
राजमा और मटर, चना, राजमा, मटर एटसेट्रा, इस टाइप के जितने भी आपके पौधे पाए जाते हैं या फिर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, वो क्या होता है, वो आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे गोल्जी जटिल कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी का डिस्कवर यानी खोज कौन किया था, तो सी गोल्जी ने किया था। इनका पूरा नाम कैमिलियो गोल्जी है। नोबेल प्राइज़ विनर है। कब मिला था, 1906 में मिला था। कॉमन नेम क्या, सेक्रेटरी वेसिकल्स है, जिसे बोलते हैं रिसाव ने लिखा। और इसके कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक को बोलते हैं गोल्जी अपैरेटस, ये किस में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है। दूसरे बोलते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जिसका मतलब है गोल्जी जटिल, या केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। किस प्रकार के प्लांट्स में पाया जाता है, तो जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं यानी द्विबीजी होते हैं, जैसे चना, राजमा, मटर एटसेट्रा। डाई का मतलब होता है 2, कॉटी का मतलब होता है कवरिंग, लेडन्स का मतलब होता है सीड, यानी कि जो 2 बीजों से क्या हो, कवर हो। ठीक, तो होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा, यानी कि गोल्जी बॉडी भी समझ में आया होगा। तब तक हमने कितने सेल्स के बारे में देखा, 4 सेल्स के बारे में देखा। पहला सेल वॉल किसका बना था, सेलुलोज का बना था। क्या होता है ये, तो ये केवल किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। मैंने बताया था ये क्या होता है, तो ये आपका जो ब्राउन लेयर होता है पौधों का, वो कहलाता है। इसका काम क्या होता है, तो कोशिका को आकार देना, क्योंकि वॉल, घर में जो दीवार होता है उसका काम क्या होता है, आकार देना ना, घर को आकार देना, तो उसका काम वही होता है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, यह किसका बना होता है, तो ये प्रोटीन और फैट का बना होता है। इसका एग्जाम्पल हमारा स्किन है, और ये केवल एनिमल्स में पाया जाता है। और क्या होता है, तो उनका जो बाहरी आवरण होता है, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर होता है, उसे कहते हैं। ठीक, प्रोटीन और फैट का बना होता है। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया था, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा कहा जाता है। फिर क्या था, इसे एटीपी मिल के नाम से जाना जाता है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो क्या करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करता है इकट्ठा करके। फिर इसे एसडीओ के नाम से जाना जाता है। एसडीओ क्या होता है, सेल्फ डुप्लीकेटरी ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि अपने जैसे ही नए कोशिका का निर्माण करने वाला। ठीक, इसके पास क्या होता है, क्योंकि खुद कैसे नई कोशिका का निर्माण करता है, इसलिए इसके पास न्यूक्लियस यानी केंद्रक होता है, और डीएनए यानी कि आनुवंशिक तत्व होता है। चौथा क्या है, चौथा है आपका गोल्जी बॉडी। खोज किसने किया था, सी गोल्जी ने किया था, जिनका नाम था कैमिलियो गोल्जी। इन्हें नोबेल प्राइज मिला था, कब मिला था, तो 1906 में मिला था। ठीक, इसका कॉमन नेम क्या है, तो ये है आपका सेक्रेटरी वेसिकल, जिसका मतलब था रिसाव ने लिखा। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, होता है गोल्जी अपैरेटस, जो एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। दूसरा गोल्जी जटिल, जो किस में पाया जाता है, केवल प्लांट्स में पाया जाता है। किस टाइप के प्लांट्स में पाया जाता है, तो जो द्विबीजी होते हैं, जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं, जैसे चना, राजमा, मटर एटसेट्रा। तो होप कि आपको गोल्जी बॉडी भी समझ में आया होगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आपको अगले सेल के बारे में बता देते हैं, जो कि है आपका क्या, सेंट्रियोल। तो आइए फिर हम अगले पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपका है सेंट्रियोल। अब अगला पार्ट जिसके बारे में पढ़ना, ये क्या है, तो ये है आपका सेंट्रियोल, है ना, इसे कहते हैं सेंट्रियोल। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये बताइए, घर का भेदी लंका ढाए घर का भेदी लंका ढाए, यह किसके लिए कहा जाता है, तो आप सब लोग कहेंगे विभीषण, क्योंकि विभीषण ने क्या किया था, विभीषण ने रावण का साथ ना दे करके श्री रामचंद्र जी का साथ दे दिया था ना। तो जो सेंट्रियोल होता है, हालांकि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो जो सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल क्या होता है भैया, ये किस में पाया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ है कि यह किस में पाया जाता है। तो सेंट्रियोल में जो पहला पार्ट है वही आपका है कि इट फाउंड ओनली इन एनिमल्स। यह किस में पाया जाता है, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि यह केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो जंतुओं में पाया जाता है, तो ये करता क्या है, क्योंकि पहले ही मैंने बोला घर का भेदी लंका ढाए, है ना, तो यह करता क्या है, तो इसके बारे में आप ध्यान से सुने। यह क्या करता है, तो यह सेल डिवीज़न करता है, यानी कि क्या करता है, सेल डिवीज़न का मतलब क्या होता है, यह कोशिका का विभाजन करता है। क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, कोशिका का विभाजन करता है ना। अब कोशिका का विभाजन से मतलब क्या हो गया, एक चीज़ बताइए, अगर किसी के अंदर सेल का डिवीज़न ना हो, अगर हमारी बॉडी के अंदर या किसी के भी अंदर कोशिका का विभाजन ना हो, उसमें विस्तार ना हो, तो क्या शरीर का विकास हो सकता है, क्या ग्रोथ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है, अगर हम सेंट्रियोल की बात करें तो ये क्या करता है, कोशिका का विभाजन करता है, यानी कि सेल डिवीज़न करता है, जिससे क्या होता है, जो जंतु हैं उनका क्या होता है, विकास होता है ना। तो लिख लीजिए यहाँ पर सेल डिवीज़न करता है, ठीक, और लिखिएगा कोशिका विभाजन के कारण, कोशिका
विभाजन के कारण जंतु का या जंतुओं का या एनिमल्स का क्या होता है, विकास होता है ना। तो विकास होने के लिए क्या ज़रूरी है, विकास होता है। तो विकास होने के लिए क्या ज़रूरी है सर, तो विकास होने के लिए ज़रूरी है सेल डिवीज़न का, यानी कि सेंट्रियोल का। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो एक इसमें पाया जाता है, तो यह केवल जंतुओं में पाया जाता है सेल डिवीज़न का जो विभाजन होता है। और दूसरा काम क्या है कि सेल डिवीज़न करता है, यानी कि कोशिका का विभाजन करता है। और कोशिका विभाजन के ही वजह से जंतुओं में क्या होता है, विकास होता है। यानी कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए सेल डिवीज़न का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ना। तो हालांकि विभीषण जी जो थे वो क्या हुआ था, अपना दल जो था वो बदल लिए थे, दल बदल वाली सरकार है ना। तो उससे क्या हो गया था कि रावण का विनाश हो गया। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रियोल है वो क्या कर रहा है, वो कोशिका का विभाजन तो जरूर कर रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है, जंतुओं का विकास हो रहा है ना। यानी क्या कर रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स में विकास हो रहा है, ठीक। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैंने आज आपको 5 सेल्स के बारे में पढ़ा है। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। फिर आई टैग पर आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था सेल वॉल, उस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ऑरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले मुर्गी आई कि अंडा आया। अगर आपने वो वीडियो देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार जाकर के देख लीजिए कि कैसे क्या क्या चीज़ें आई थी, है ना। और उम्मीद कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको पसंद आएगी। दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बता दूं, उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात किए थे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए हिस्टोरिका जनरलिस एनिमिलिया का बुक किसने लिखा था। फिर हो जाता है कि अच्छा बताइए हिस्टोरिका एनिमिलिया। फिर हो जाता है कि अच्छा बताइए माइक्रोग्राफिया किसकी किताब है। तो मैंने आपको बताया था कल कि रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया नामक किताब लिखा था। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो बनते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और आपको जानना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इसको। यहाँ पर आपको जीएस और साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है और जल्दी हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। तो जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब पढ़ें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।